हेलो, कैसे हैं सब लोग। आपका स्वागत है हंसवानी क्लासेज में। मैं आपका राणा आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, फिर से स्वागत करता हूँ, बार बार स्वागत करता हूँ। ठीक, तो चलिए भाई, पहले आप स्क्रीन शॉट ही ले लीजिए एक बार। ठीक है, फिर मैं सारा खचर पचर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए भाई, हो गया। तो चलिए, देखिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट बना रखा है आपके लिए। ठीक है, बीच में मैंने रखा है केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य, वर्सेज मतलब बनाम। ठीक है, तो मैंने इसको बीच में रखा क्यों है, इसका एक रीजन है। ठीक है, क्योंकि मेरे को मेन फोकस करना है और आपको मेन फोकस करना है संविधान का मूल ढांचा या संविधान की मूल अवधारणा। ठीक, ये क्या है भाई, अब यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनता है, हर एग्जाम में बन सकता है कि भाई संविधान की मूल अवधारणा या मूल ढांचा का प्रावधान कौन से केस से आया या कौन से वाद से आया। तो कौन से केस, केस है भाई केशवानंद भारती बनाम या वर्सेज केरल राज्य 1973। ठीक है, ये मूल अवधारणा क्या है भाई, इसकी भी हम बात करेंगे, तो इसलिए मैंने इसको सेंटर में रखा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी शुरुआत करें या इसकी जड़ खोदने जाए, ठीक है, तो हम इसकी जड़ कहाँ देखेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 368 की। ठीक, कि भाई अनुच्छेद 368 में है क्या, तो इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। ठीक है, और संविधान में संशोधन कौन कर सकता है। ठीक है, तो संविधान में संशोधन करने का हक किसको है भाई, संसद को है। किसको, संसद को। लेकिन कितना हक है भाई, कितना संशोधन कर दे उसमें, सब बदल डाले, पूरा बदल दे हैं। ठीक है, यही बात है भाई, इसी बात पे अब डिस्कशन चलेगा। ठीक, तो फिर देखो मैंने एक अनुच्छेद और लिख रखा है भाई, अनुच्छेद 13 का 2। ठीक है, अब 13 का 2 क्या करता है। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा पता है, पॉलिटी आप पढ़ते हो, तो हम कहें कि भाई अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मूल अधिकार है। कौन से अधिकार है, हम मूल अधिकार, मतलब ऐसे अधिकार जो भाई हमारे लिए बड़े जरूरी हैं। ठीक है, तो उसी में या हम कहें, देखो ये आता है भाग 3 में। मूल अधिकार भाई आपके जो अधिकार हैं वही कहीं वो भाग 3 में है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो उसी में एक अनुच्छेद है 13 का 2। तो उसमें क्या लिखा है, ठीक है, कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को क्या करे, कम करे या उनको छीने। ठीक, समझ गया। ठीक है, मतलब राज्य, राज्य से मतलब आपका राज्य सरकार से नहीं है। ठीक है, राज्य का बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है अनुच्छेद आपके 12 में। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों के लिए राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो भाई देखें जरा कि राज्य को ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करे या छीने। तो ये जो विधि है ना, यही विवाद का कारण है कि भाई ये विधि, विधि का मतलब क्या है, साधारण कानून है या भाई संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। तो इसी विधि, अच्छा अगर मैं आपको कहूँ कि संविधान में कोई भाषा संदिग्ध है, तो उसको इंटरप्रेटेट करने का या हम कहें उसके बारे में बोलने का या उसका अन्वेषण करने का अधिकार किसको है भाई, न्यायालय को है, सर्वोच्च न्यायालय। तो जहाँ भाषा संदिग्ध है या जहाँ द्व्यर्थी है, वहाँ कौन फैसला सुनाता है भाई, कोर्ट, कि भाई ये है। ठीक है, तो इसी बात पे डिस्कशन शुरू हो जाएगा कि भाई ये विधि कौन सी है। तो इसको लेके आपका पहला केस आएगा संक्री, बस दिख रहा है। ठीक है, संक्री प्रसाद वर्सेज भारत संघ। तो अच्छा, ये शुरू कब से हो जाएगा, ये 1951 आपको याद रखना है कि 1951 में, इधर आ जाता हूँ। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा कि 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, और वहीं से केस शुरू हो गए भाई हमारे सर्वोच्च न्यायालय के कि भाई संक्री प्रसाद वर्सेज भारत संघ। तो इसमें क्या कहा गया, क्या कहा गया भाई, क्योंकि 1951 में संशोधन हुआ पहला, तो इसमें यह कहा गया कि भाई संसद, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, मतलब इसमें मान लिया गया कि भाई संसद क्या कर सकती है, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। और इस विधि का मतलब है भाई साधारण कानून से है। ठीक है, मतलब आप विधि नहीं बनाएगी, मतलब साधारण कानून से नहीं कर सकती है, लेकिन संविधान में संशोधन करके तो कर सकती है कम। ठीक है भाई, होगी बात। और भाई इसी बात को किसने स्वीकार कर लिया, सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान राज्य वाले केस ने। ठीक है, मतलब जो बात शंकर प्रसाद ने कही वो बात सज्जन सिंह ने भाई मान ली। ठीक, तो चलिए हमने केवल डेट लिख रखी है इनकी। ठीक है, मतलब सन लिख रखा है, आपको कभी ज़्यादा नहीं पूछता है। ठीक, हाँ अगर आपसे 5 केस पूछता है तो कौन से हैं भाई, ये 5 हैं, कौन से, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 केस आपके एक संग काउंट किए जाते हैं। तो बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है और बात कहाँ पहुँच जाती है भाई, गोलकनाथ के केस में। ठीक है, अब यहाँ पे विधि का मतलब उन्होंने कुछ और बताया। क्या कहा उन्होंने, विधि से मतलब यहाँ पे ले लिया संविधान संशोधन से। ठीक है, तो इन्होंने क्या माना, अच्छा अब एक चीज बता दें कि किसी भी संवैधानिक पीठ, पीठ पीठ मतलब समझ रहे हो, पीठ हमारी पीठ से मतलब नहीं है। ठीक है, पीठ होती है कोर्ट की,
और इंग्लिश में कहते हैं उसको पैनल या बेंच, कुछ भी कहने, ठीक है। तो किसी भी संवैधानिक पीठ में कम से कम 5 न्यायाधीश या 5 जज होने अनिवार्य हैं। मतलब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किसी संवैधानिक पीठ में कम से कम कितने जज होने चाहिए, तो भैया 5 होने चाहिए, 5 जज मिनिमम, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हद ही हो गई, हद हो गई मतलब एक्सट्रीम है। कैसे एक्सट्रीम है? यहाँ पे आपके 11 जज होंगे और यहाँ पे आपके कितने जज होंगे? 13। आज तक की संवैधानिक हिस्ट्री में 13 न्यायाधीश होंगे केशवानंद भारती केस में, इससे ज़्यादा जज किसी भी पैनल में नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई 13 न्यायाधीश कौन से वाले केस में है, तो केशवानंद भारती, उससे कम है उससे पहले वाले में 11 जज, ठीक है। तो 11 जजों ने मिलकर फैसला दिया, ठीक है, 6:5 के रेशियो से। मतलब 6 लोगों ने ये माना कि भाई संसद है ना, मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है, कि भाई संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि इस विधि का मतलब है भाई संविधान संशोधन। इसका मतलब कोई संविधान संशोधन कर ही नहीं सकता। हाँ, अगर संविधान संशोधन करना है तो क्या बुलाओ? फिर से संविधान सभा बुलाओ। अब उसको कौन बुलाने जाएगा भाई? हैं, क्या बुलाओ? संविधान सभा। और संविधान सभा तो भाई 1946 में गठित हुई थी, क्यों? तो उसको फिर से बैठाएंगे क्या? ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो गया, बड़ा सा हौच पौच मामला हो गया, ठीक है। तो इसी को लेकर एक और वाद आया फिर से, जिसके ऊपर हमने मेन फोकस कर रखा है, केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य, जो काफ़ी पूछा जाता है। इसकी सन आपको याद करनी है, ठीक है, कि भाई इसमें अभी तक सबसे ज़्यादा जज रहे हैं 13 जज, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, ठीक है, मतलब हेड कौन थे 13 जजों में? न्यायमूर्ति क्या नाम उनका? सीकरी, हाँ, न्यायमूर्ति सीकरी जी, ठीक है, वो उसके क्या है? हेड है मतलब उस पूरे पैनल के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? न्यायमूर्ति सीकरी, ठीक। कितने जज? 13 जज, ठीक है। तो उन्होंने कहा तो इस केस में क्या निर्णय निकला कि भाई संसद संशोधन कर सकती है, मूल अधिकार में संसद संशोधन कर सकती है, ठीक है, और अन्य भागों में भी कर सकती है, लेकिन इतना नहीं कि भाई उसका मूल ढांचा बदल जाए या उसकी मूल अवधारणा बिगड़ जाए। अच्छा, मूल अवधारणा से क्या मतलब है? ठीक है, जैसे आप किसी मकान मतलब कोई कमरा किराए पे लेते हैं, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि भाई मैं इस पर ट्यूबलाइट लगवा लूँ, यहाँ पे बल्ब लगवा लूँ, सीनरी लगवा दूँ, तो ये सब आप उसमें बदलाव कर रहे हो। लेकिन आप सोचो कि भाई मैं दीवार को तोड़ दूँ, ठीक है, दरवाज़ा निकाल के कहीं और कर दूँ, तो आप उस ढांचे के संग खिलवाड़ कर रहे हो। तो यही हमारे संविधान के संग है आम भाषा में, ठीक है, कि भाई संविधान जिसके लिए बना है आप उसको विकृत ना कर दो, ठीक है। वही क्या है हमारा मूल ढांचा, मतलब आप संशोधन करो लेकिन इतना मत करो कि भाई संविधान का मूल ढांचा ही क्या हो जाए? खराब हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक बात हुई। अब हमने लिख रखा है भाई 42वां संविधान संशोधन। अब ये समय है भाई इंदिरा गांधी जी का, ठीक है। अब इंदिरा गांधी जी ने भाई काफी कड़े फैसले लिए, ठीक, थोड़ी सी मनमानी भी करी, ठीक है। तो उन्होंने क्या 42वां संविधान संशोधन किया और उन्होंने संसद को ज़्यादा पावरफुल बना दिया, ठीक है। और ये कब हुआ है? 1976 में। इसकी ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है, किसके ऊपर? 42वें संविधान संशोधन के ऊपर, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है, उन्होंने कहा, उन्होंने देखो मतलब उस संविधान संशोधन में क्या हुआ कि इस अनुच्छेद 368 में ना 2 पार्ट जोड़े गए, 4 और 5। हालांकि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हाँ, लेकिन समझने की जरूरत है कि 4 और 5 जोड़े गए 368 में, और उसमें कहा गया कि संसद को संविधान में संशोधन करने की अनलिमिटेड पावर है। अनलिमिटेड समझ रहे हो ना, कि उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई उसका अन्वेषण नहीं कर सकता, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो यही हुआ हमारे 42वें संविधान संशोधन, मतलब संसद को फुल पावर में ला दिया 42वें संविधान संशोधन ने। तो इसी बात को कम करने के लिए फिर कौन सा केस आया? मिनर्वा मिल्स वर्सेज भारत संघ 1980 में। डेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हाँ, आपको थोड़ा टाइम याद करने की जरूरत है, मतलब आपको कि भाई ये पहले आया वो बाद में, हाँ, इनकी डेट जरा अब याद कर लेना, ठीक। तो अब हम बात करेंगे, ठीक है, कि भाई इसमें क्या हुआ, ठीक है। तो इसमें मिनर्वा मिल्स ने क्या करा कि इस भागों को फिर से क्या कर दिया? मतलब इनको निरसित कर दिया, इनका खंडन कर दिया कि भाई भाग 4, 5 हटाए जाएं, और हटा दिए, ठीक है। और क्या कहा कि भाई न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार है, मतलब न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का राइट है। और न्यायिक पुनर्विलोकन कौन से अनुच्छेद में है भाई? हमारे अनुच्छेद 137। याद रखना है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसको? न्यायालय को है। मतलब कि अगर संसद कोई शक्ति मतलब कोई कानून बनाती है तो न्यायालय उसकी क्या कर सकता है?
व्याख्या कर सकता है, जांच कर सकता है, ठीक है। तो उन्होंने फिर से संसद को न्यायालय के दायरे में ला दिया, ठीक है, और कहा कि न्यायिक पुनर्वलोकन कौन से में आएगा, आपका मूल ढांचे का एक हिस्सा है, ठीक। तो यहाँ से हमारा मूल ढांचे की बात हुई, ठीक है, और कहाँ तक गई भाई, मिनर्वा मिल्स तक, ठीक। तो आप समझ गए। तो अगर आपको कुछ भी नहीं याद रहा, मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हो, ठीक है, तो आपको कम से कम इतना याद रखना है कि मूल ढांचे की अवधारणा कहाँ से आई है, केशवानंद भारती बनाम केरला से, ठीक है। तो आप वीडियो देखिएगा, ठीक है, दोबारा देखिएगा, नहीं समझ में आएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी अपना समय देने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।